ठीक है, तो देखें कल हमने कितना पढ़ लिया था, प्रेशर प्रेशर पढ़ लिया था ना हमने, ठीक है। तो हम देख रहे थे प्रेशर, तो प्रेशर में हमने कल देखा था प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, और इसकी यूनिट जो है क्या होती थी, न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और टॉरिसिली बार पास्कल, ठीक है, और है एटीएम, ठीक है, एटीएम और मिलीमीटर और सेंटीमीटर ऑफ एचजी मरकरी, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर हम इसको मेजर करेंगे, ठीक। और हमने कल ये भी देखा था कि मिलीमीटर और सेंटीमीटर ऑफ एचजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो है जितना कॉलम था, मेरी बात समझ गई, जितना कॉलम था हम उसको मेजर करेंगे, मरकरी कॉलम कितना था वो मेजर करेंगे, ठीक है ना, इस तरह से था। अब तो कल मेरे ख्याल से हमने लास्ट यही पॉइंट देख लिया था, हाँ था अल्टीमीटर, हाँ। अच्छा हाँ, एक चीज और है, मैं कल तुम्हें बताना भूल गया था, रेनफॉल में देखो, रेनफॉल में लिखो आइसो हाइट, आइसो हाइट, ठीक है, लिखेंगे इसमें आइसो हाइट रेनफॉल में। आइसो हाइट क्या होता है, देखिए ये वो इमेजिनरी लाइंस होती है, जैसे कि जैसे हमारा मैप है ये, ठीक है, दिस इज आवर मैप, और मैप में हमने सपोज करो कि 250 सेंटीमीटर मीन एनुअल रेनफॉल, मीन एनुअल रेनफॉल, ठीक है। तो हम देखेंगे वर्ल्ड में जहां जहां 250 सेंटीमीटर की मीन एनुअल रेनफॉल होती है, हमने उन पॉइंट को मार्क कर देना है। मेरी बात समझ गई कि कहाँ 250 है। अब हम क्या करेंगे, उसको फ्री हैंड से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन आएगी यहाँ पर लिख देंगे हम 250, ठीक है, तो ये मीन एनुअल रेनफॉल है। तो ये जो लाइन जो ड्रॉ की जा रही है उसको हम बोलेंगे आइसो हाइट, ठीक है। सिमिलरली फिर हम ये बोलेंगे कि जैसे हमने एक और लाइन खींच दी इस तरह से, ये कुछ हो गई इस तरह से, ऐसे करके हो गई, और ये हो गई हमारी जो है 150 सेंटीमीटर, क्या हो गई 150 सेंटीमीटर। तो ये इक्वल मीन एनुअल रेनफॉल दिखाता है, तो उसको हम बोलते हैं आइसो हाइट। समझ में आ गया, उसमें लिख देंगे आइसो हाइट इज एन इमेजिनरी लाइन, आइसो हाइट इज एन इमेजिनरी लाइन which is drawn on a map, which is drawn on a map, and it represents, and it represents equal mean annual rainfall, equal mean annual rainfall, ठीक है। तो बेसिकली आइसो हाइट एक लाइन है जो कि कहाँ खींची जा रही है, जो कि मैप में खींची जाती है। इतना समझ आ गया, ठीक है। और सिमिलरली हम देखेंगे, हम प्रेशर पढ़ रहे हैं आइसो बार, आइसो बार, बार का मतलब प्रेशर, आइसो मतलब इक्वल, तो उसका मतलब ये वो इमेजिनरी लाइन है जो कि इक्वल प्रेशर डिनोट करता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे आइसोबार इज एन इमेजिनरी लाइन, आइसोबार इज एन इमेजिनरी लाइन which is drawn on a map, which is drawn on a map, and it represents, and it represents equal pressure, and it represents equal pressure, आइसोबार। समझ आ गया, इक्वल प्रेशर, ठीक। तो हमने रेनफॉल देख लिया था, फिर हमने देख लिया प्रेशर। अब लिखेंगे हम नेक्स्ट टेम्परेचर,
ठीक है, अब हम लिखेंगे टेम्परेचर। तो नेक्स्ट फैक्टर है हमारा थर्ड फैक्टर ही होगा ना, दिस इज टेम्परेचर, तापमान। ठीक है, अब सुनिए टेम्परेचर क्या है, इट इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो इसको हम मेजर करते हैं, इसका मेजरमेंट है, सॉरी इसकी यूनिट है, यूनिट्स होती हैं डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है, के से केल्विन, तो के मीन्स केल्विन। बट हम ध्यान देना, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम जो है केल्विन का यूज नहीं करेंगे, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का ही यूज करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, ये चीज क्या, अच्छा इसका हिंदी में, हाँ इंग्लिश में तुमने लिख दिया, लिखेंगे यह किसी, लिखेंगे वस्तु का, वस्तु का लिखेंगे, क्या बोलेंगे, वस्तु का हॉटनेस और कोल्डनेस, गर्मपन है ना, वही तो बोलेंगे। यह किसी वस्तु का गर्मपन और ठंडापन दर्शाता है, गर्मपन और ठंडापन दर्शाता है। अच्छा, डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज करने के लिए 1.8 इंटू सी प्लस 32, ये जो है कन्वर्जन स्केल है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट या उसको, ठीक है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्जन का स्केल ये है। ठीक है, अच्छा डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अच्छा किस टेम्परेचर पर, क्वेश्चन, एट विच टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल कोइंसाइड, देखो चलो कैलकुलेट कैसे करोगे, कैलकुलेट करो। फॉर्मूला ये है, किस टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर देखे जाएंगे। ये कैलकुलेट करो, चलो करो, ईशानी करेगी कैलकुलेट। किस टेम्परेचर पर, ये करेगी जो लास्ट में आई, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट किस टेम्परेचर पर बराबर होंगे। फॉर्मूला तो मैंने ये बता दिया, करो कैलकुलेट करो, है आ गया, तो ढंग से नहीं आ गया, क्लैरिटी नहीं आ रही है। अब तुमने क्या करना है, सुनो, डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर रख दो तुम उसको, है ना, यहाँ पर रख दो बराबर। भाई यहाँ भी डिग्री सेल्सियस, यहाँ तुम डिग्री सेल्सियस रख सकते हो या फिर यहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट रख सकते हो। तो अगर तुमने यहाँ डिग्री सेल्सियस रख दिया 1.8 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, अब बताओ, अब बनाओ डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला बनाओ, चलो सब्जेक्ट फॉर्मूला बनाओ, करो कैसे करेंगे, हाँ तो ये देखो, देखें ये क्या आएगा, देखो ये है ना डिग्री सेल्सियस है, भाई इसका मतलब क्या है 1.8 इंटू सी, यही तो है ना, प्लस 32। ठीक है, 32 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा -32, और 1.8 माइनस 1,
है ना, और ये क्या है, डिग्री सेल्सियस ही है, ये तो ऑब्वियस ही बात है। तो ये कितना आ जाएगा, 0.8, समझ आ गया। फिर अच्छा सेल्सियस, तो C इज इक्वल्स टू 8 4 32, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा -40, समझ आ गया। तो नोट कर लेंगे -40 डिग्री पे डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट का स्केल कोइंसाइड होता है, ठीक है। और ये सवाल तुम्हारे आ रखा है एग्जाम में कई बार। और केल्विन को उसमें चेंज करना हो तो डिग्री सेल्सियस में किस में प्लस करेंगे, किस में बिल्कुल सही। तो केल्विन में हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस है प्लस 273 ऐड कर देंगे तो हमारा केल्विन आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मेजरमेंट, टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे होता है, कैसे होता है, थर्मोमीटर से होता है। किससे होता है, थर्मोमीटर। और थर्मोमीटर में क्या होता है, तुम्हारा जो है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल दिया रहता है दोनों तरफ, ठीक है, ये चीज। तो थर्मोमीटर, ठीक, ये चीज। अब यहाँ देखें, ठीक है, नाउ अब हमने अगर मेजर करना है, अगर हमने मेजर करना है टेम्परेचर, ठीक है, तो क्या होता है कि ऐसे मेजर नहीं करते हैं कि हमने धूप में रख दिया उसको, समझ में आ गया। होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं ये ग्राउंड है हमारा, ठीक है, अगर हमने यहां पर रख दिया तो बेसिकली जो सनलाइट पड़ रही है तुम्हारी, ठीक है, हीट, तो ये जमीन को गर्म करेगी बहुत, और जमीन जो है हवा के मुकाबले बहुत जल्दी से गर्म हो जाएगी। तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ऐसे में। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ध्यान देना जमीन ये गर्म होगी और उसके बाद इसकी रेडिएशन होगी, समझ में आ गया। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम जमीन से जो है, ठीक है, एक डब्बा होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं स्टीवेंसन स्क्रीन, ठीक है ना, इस तरह से होती है वो स्टीवेंसन स्क्रीन। और यहां पर हम उसको रखते हैं जमीन से कुछ ऊपर, कुछ फीट ऊपर रख देते हैं उसको। और ये ऐसे करके जो है, ये तुम्हारा ये दरवाजा होता है, ऐसे खुलेगा, और यहाँ पर जो है ये ब्लाइंड फोल्स होते हैं, तुमने देखा होगा इस तरह से, जैसे कूलर में होते हैं ना, समझ में आ गया, इस तरह से होते हैं। वहां से हवा एक ऐसे यहाँ पर भी होगा, एक इधर भी होगा, तो हवा आती जाती रहेगी। मेरी बात में आ गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, शेड में रखते हैं उसको और जमीन से ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्टीवेंसन स्क्रीन। क्या बोलते हैं, स्टीवेंसन स्क्रीन। तो स्टीवेंसन स्क्रीन क्या है, तो स्टीवेंसन स्क्रीन में तुम्हारा जो है क्या होता है, थर्मोमीटर रखा जाएगा, ठीक है, तुम्हारा हाइग्रोमीटर रखा जाता है, हम देखेंगे बाद में अभी, जो ह्यूमिडिटी मेजर करेगा, समझ में आ गया, ठीक है। बैरोमीटर रखा जाएगा, एनरॉइड बैरोमीटर, ठीक है। तो वो सब इसके अंदर जो है एक डब्बा होता है, खोलते हैं, जिसमें का लेटर बॉक्स टाइप का बड़ा सा होता है, तो उसके अंदर इसको हम सारे इक्विपमेंट्स को रखेंगे। इज इट क्लियर, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें, फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, for measuring the temperature of a place, लिखेंगे the thermometer should be placed, the thermometer should be placed above some height from the ground, some height from the ground, otherwise it will measure the ground temperature, otherwise it will measure the ground temperature,
ठीक है, अदरवाइज इट विल मेजर द ग्राउंड टेम्परेचर। ये चीज नहीं आ रहा है, ये दिख रहा है, दिख रहा है, दिस इज स्टीवेंसन स्क्रीन। ठीक, ऊपर रखा है कुछ जमीन से, ठीक है ना, ये देखो ये ब्लाइंड फोल्ड है इस तरह से। अब ये ऐसे करके खोलेंगे हम, और अंदर क्या मिलेगा हमें, हमें थर्मामीटर मिलेगा, हमें जो है हाइग्रोमीटर मिलेगा, इस तरह से ये चीज होती है। ठीक है, अच्छा हाँ, बल्कि ये खुल रखा है, देखो खुल रखा है ना ये, तो ये यहाँ पर तुम्हारा एक थर्मामीटर होगा, ये तुम्हारा जो है कई सारी चीजें अंदर रहती है, और लेकिन क्या है, हवा पास होती रहनी चाहिए इसमें। मेरी बात तुमको समझ आ गई है? ठीक है, सो दिस इज स्टीवेंसन स्क्रीन। ठीक है, देखो, स्टैंडर्डाइज्ड वेंटिलेटेड एंक्लोजर यूज्ड टू हाउस मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो है, जो हम मौसम या जलवायु के जो है इक्विपमेंट्स हैं, उसमें हम उसको रखते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, ये चीज कर खुल नहीं रहा, पर तुमने देख लिया ना ये, इसमें देख लिया तो उसको बोलते हैं स्टीवेंसन स्क्रीन। ठीक, अच्छा अब आगे लिखेंगे हम, नेक्स्ट नेक्स्ट है, लिखेंगे तापमान को मापने के लिए, तापमान को मापने के लिए थर्मोमीटर जमीन से कुछ ऊंचाई पर रखा जाता है, अन्यथा वह कुछ जमीन से कुछ ऊंचाई पे रखा जाता है, अन्यथा वह भूमि का तापमान दर्शाता है। समझ में आ गया? ठीक है, नहीं आ रहा, चलो छोड़ो। ठीक, समझ आया? अब लिखेंगे आगे। अब हम इसमें देखेंगे मैक्सिमम, इसी के अंदर लिखेंगे टेम्परेचर में मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, देखिए, इफ द स्काई इज क्लियर, अगर मौसम एकदम साफ है, बादल नहीं है, तो क्या होगा, हम देखेंगे दिन के जो हैं 2 बजे करीबन मैक्सिमम टेम्परेचर देखा जाता है। समझ में आ गया? और सुबह के 5 बजे, सुबह के 5 बजे मिनिमम टेम्परेचर नोटिस किया जाएगा। मेरी बात समझ गई? टेम्परेचर में तो मतलब ये हुआ कि जैसे कि आज सुबह के 5 बजे, ठीक है, और फिर दिन के, तो हम देखेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर स्काई क्लियर है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, अगर जो है बादल हैं तो फिर नहीं मेजर हो सकता है। तब हम क्या करेंगे, तब हम देखेंगे कि क्या होगा, वी विल यूज 6 थर्मामीटर, देन वी विल यूज 6 थर्मोमीटर और यू शेप्ड थर्मामीटर। नोट कर लेंगे इसको, यू शेप्ड थर्मोमीटर। ठीक है, थर्मामीटर ये कुछ इस तरह से होता है, ऐसे करके होता है, एक बल्ब है, ऐसे करके होगा, और यहां पर जो है इसके नीचे तुम्हारा भरा जाएगा मरकरी, इसके नीचे तुम्हारा भरा जाएगा मरकरी। ठीक है, कांच की ट्यूब है, तो दिस इज योर मरकरी, और इसके ऊपर जो है हम देखेंगे यहां पर कुछ, ये होगा अल्कोहल। ठीक है, सो दिस इज अल्कोहल। मेरी बात समझ आ गई? और हम क्या करते हैं, हम जो है यहां पर जो है, ठीक है, इस तरह से एक जो है ऐसे करके इंस्ट्रूमेंट, ओ सॉरी इंडिकेटर, इंडिकेटर हम इस तरह से यहां पर रख देते हैं।
मेरी बात समझ में गई। अब गर्मी में क्या होगा, मरकरी बढ़ेगा, मरकरी बढ़ेगा तो मरकरी क्या होगा, एक्सपैंड करेगा। मेरी बात समझ में गई। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ इस तरह से मार्किंग होती है, इस तरह से, समझ में आ गया, ऐसे करके होती है मार्किंग। ठीक है, तो मरकरी बढ़ेगा तो उस हिसाब से जो है हम देखेंगे कि वो मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर करेगा। लेकिन क्योंकि मरकरी मेटल है तो क्या होगा कि जो है जब मिनिमम टेम्परेचर है तो वो नहीं करेगा, तो क्या होगा कि हम देखेंगे कि अल्कोहल फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उस हिसाब से इतना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उस हिसाब से जो है ये जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर मूव करेंगे। मेरी बात समझ में गई। हालांकि तुमने इसमें जानना नहीं है कि कैसे होता है क्या होता है, क्योंकि तुम मेट्रोलॉजी की पढ़ाई तो कर नहीं रहे हो। बस तुम्हारे एग्जाम में आएगा कि 6 थर्मामीटर जो है क्या होता है, तुम बोलोगे ये मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर मेजर करेगा। और उसमें क्या होता है, एक यू शेप ग्लास ट्यूब होती है, समझ में आ गया। और तुम्हारे नीचे मरकरी होता है क्योंकि मरकरी भारी है, ऊपर अल्कोहल होता है। मरकरी, हाँ, इसी को यूज करते हैं हम। वैसे तो अगर स्काई क्लियर है तो फिर कितना हो जाएगा, दिन के 2 बजे। लेकिन क्या होता है कि स्काई क्लियर हमेशा नहीं रहता ना, तो बादल तो कुछ छाए रहेंगे, तो तब हम जनरली ये यूज करते हैं और आमतौर पर यही यूज किया जाता है। अच्छा, नीचे क्या होगा, मरकरी है तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर करेगा, और अल्कोहल मिनिमम टेम्परेचर मेजर करेगा। इसको नोट कर लो। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। बस हो गया काम अब। अब लिखेंगे मीन डेली टेम्परेचर। अच्छा, तुम्हें पहले तो नोट कर लो इसको, ठीक है। हम मैं लिखवाऊंगा, पहले तुम बना लो इसको, बना दिया। ठीक है, मीन डेली टेम्परेचर, मीन डेली टेम्परेचर, सुने, मीन डेली टेम्परेचर, मीन का मतलब एवरेज, और एवरेज कैसे निकालेंगे, जो रिकॉर्डिंग होगी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, मतलब जितना नंबर। तो अब मीन डेली टेम्परेचर मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर जितना गया प्लस मिनिमम टेम्परेचर डिवाइड बाय 2। समझ में आ गया, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। तो हम देखेंगे ये एवरेज गया, मतलब एक तो ज्यादा पारा गया और एक कम पारा गया, तो उसके बीच में एक दिन में कितना रहा मीन, ठीक है ना। तो दिस इज मीन डेली टेम्परेचर, इसको नोट कर लो। और जनरली हम मीन डेली टेम्परेचर ही निकालते हैं, समझा है। हम ये बोलते हैं कि भाई ऐसा है कि आज जो है देहरादून में औसतन तापमान, ठीक है, 32 डिग्री सेल्सियस गया, ठीक है, क्योंकि मान लेते हैं कि जो है 40 डिग्री हाईएस्ट टेम्परेचर गया, और तुम्हारा जो है हम देखते हैं कि 24-25 डिग्री मिनिमम गया, देखते हैं उसका एवरेज लेवल इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो मीन डेली टेम्परेचर, ठीक है। इज इट क्लियर? हाँ भाई शानी, बताता हूँ, जाओ ठंड रखो तुम थोड़ा सा ठीक है। अब लिखेंगे हम नेक्स्ट, समझ आ रहा है। नेक्स्ट लिखेंगे हम ड्यूरनल रेंज, नेक्स्ट ड्यूरनल रेंज, ड्यूरनल का मतलब दिन भर में, रेंज कितनी गई, इट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम टेम्परेचर
माइनस मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेंज। तो हम देखेंगे भाई रेंज। अच्छा, नोट, ड्यूरनल रेंज मैक्सिमम जाती है तुम्हारी इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स, इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स और इन द इंटीरियर ऑफ द लैंड, और इंटीरियर ऑफ द लैंड, इंटीरियर ऑफ द लैंड। और हम देखेंगे ये जाएगी मिनिमम इन द कोस्टल रीजन, इन द कोस्टल रीजन, तटवर्तीय क्षेत्रों में। हाँ, तो ह्यूमिडिटी होती है उनके, बिल्कुल। मिनिमम रेंज, रेंज रेंज, रेंज का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो, अब देखते हैं हम उत्तर प्रदेश, समुद्र से बहुत दूर है। उत्तर प्रदेश में दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर तुम्हारा चला जाएगा, सपोज करो आजकल 42 डिग्री सेल्सियस, और तुम्हारा जो है मिनिमम टेम्परेचर चला गया तुम्हारा 22 डिग्री सेल्सियस। तो अब जो तुम्हारी रेंज आएगी वो क्या आएगी, सबसे आएगी। अब लेकिन अगर हम देखेंगे कि अगर मान लेते हैं कि तुम्हारा मुंबई है, तो मुंबई में मैक्सिमम टेम्परेचर तुम्हारा चला गया 32 डिग्री सेल्सियस, और तुम्हारा मिनिमम टेम्परेचर चला जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो रेंज क्या होगी, कम होगी। मतलब दिन गर्म तो होंगे लेकिन उतना गर्म नहीं होगा, रात ठंडी होगी लेकिन इतनी ठंडी नहीं होगी, और वही मतलब 5, 6, 7 का डिफरेंस इतना रहेगा। दैट्स ऑल। मेरी बात समझ आ गई? इसलिए तुम देखना जितने भी कोस्टल रीजन्स हैं वहां पर जो है ठंड गर्म ज्यादा नहीं होता है, एक जैसा टेम्परेचर रहता है। मेरी बात समझ आ गई? अब तुम देखोगे कि जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, कि गर्मियों के टाइम पे कितना ज़्यादा गर्म हो जाता है, समझ में आ गया, और ठंडियों के टाइम पे कितना ठंडा होता है। इज इट क्लियर? ठीक है ना, ये चीज़ है। अब मुंबई में क्या है, कभी तुमने देखा लोगों को स्वेटर पहनते हुए सर्दियों में, या कभी तुमने देखा मुंबई में लोग लू से मर रहे हैं, देखा कभी तुमने ऐसा? वहाँ क्या होता है, अच्छा टेम्परेचर है वहाँ। उमस होगी, नेहा जो तुमने बोला, उमस दैट इज डिफरेंट थिंग, पसीना आ रहा है, लेकिन ये नहीं कि गर्म हवा चल रही है 45-50 डिग्री सेल्सियस। मुंबई में भी जाएगा नहीं इतना, कोस्टल रीजन है। इज इट क्लियर? तुमने देखा होगा समुद्र के पास खड़े रहते हैं, हवा चलती रहती है, ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है वहां पर। अच्छा। और तभी कोस्टल रीजन जो है क्या होते हैं, हाईली पॉपुलेटेड रीजन में शिफ्ट होते हैं। मेरी बात समझ, अगर वहां कंडीशन फेवरेबल रही तो वो पॉपुलेटेड रीजन होंगे ही होंगे। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों है, ये हमारा एक अलग टॉपिक है। इज इट क्लियर? तो ड्यूरनल रेंज होती है, तो मिनिमम और मैक्सिमम पूछेंगे, ठीक। और उसमें लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। और क्या बच गया तुम्हारा, अच्छा हाँ, नेक्स्ट इसी में ही आइसोथर्म। आइसोथर्म, थर्म का मतलब टेम्परेचर, तो सुने, आइसोथर्म का मतलब इक्वल टेम्परेचर। मैप में अगर मतलब 27 डिग्री सेल्सियस है तो ध्यान देना हम देखेंगे इक्वल टेम्परेचर। अब सुनो, लेकिन क्या ध्यान देना, सपोज करो ये पहाड़ है और ये तुम्हारा समुद्र है, सी है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर जो है यहां पर तुम्हारा 40 डिग्री सेल्सियस हो रखा है, तो यहां पर जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहां पर तुम्हारा हो सकता है 3 डिग्री सेल्सियस हो, पहाड़ ठंडे, समझ में? तो ऐसे में क्या होगा कि हम जब आइसोथर्म मेजर करेंगे, या देखो भाई ये लड़की, जब हम आइसोथर्म मेजर करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर ये जगह, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको हम सी लेवल पर लेके आ जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये तुम्हारा जो है ये कोई भी रीजन हो गया, सपोज मान लेते हैं उत्तरकाशी हो गया सपोज, अगर ये सी लेवल पे होता तो इसका क्या टेम्परेचर होता, और हमको पता है कि अगर हम इतने फीट ऊपर जाते हैं तो इतना टेम्परेचर ड्रॉप होगा। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी जगह है उसको सी लेवल पे लेके आएंगे,
और तब हम जो है इस वर्ल्ड का नक्शा या उस जगह का नक्शा बनाएंगे। और अब हम देखेंगे, अब जो है सपोज, ठीक है, तो मान लेते हैं कि 3 डिग्री यहाँ पर है, अगर ये यहाँ होता तो हो सकता है इसका टेम्परेचर तुम्हारा हो जाता 42 डिग्री सेल्सियस। मेरी बात को समझ आ गई? तो हमने क्या करना है, जितने भी एलिवेटेड रीजन है उनको हमने सी लेवल पे लेके आना है। और उसके बाद अगर हम बता रहे हैं कि तुम्हारा 27 डिग्री का आइसोथर्म है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इन सारी जगहों पे, क्योंकि पहाड़ होंगे, कहीं कुछ होंगे, ठीक है, प्लेट्यू होगा, इन सबको हम नीचे लेके आ गए, कहाँ पर, सी लेवल पे। तब हमने देखना है, हाँ अब बताओ 27 डिग्री सेल्सियस कहाँ पर है। पहाड़ों में तो ठंडा ही होगा, समझ में आया? और ऊपर जाओगे तो माइनस में टेम्परेचर जाएगा। हमने वो मतलब नहीं है हमको, हम उसको सी लेवल पे लेके आएंगे, ठीक है। वो लेके आने के बाद तब हम देखेंगे, हाँ 27 डिग्री का आइसोथर्म ड्रॉ करना है, तो अब कहाँ कहाँ 27 डिग्री हो रहा है उस केस में। मेरी बात मुझे समझ में आ गई है ना? ये होता है कि आइसोथर्म हम जब ड्रॉ कर रहे हैं, मैप बना रहे हैं हम, तो मैप में हमने जो है देखना है कि वो सी लेवल पे होता तो उसका क्या टेम्परेचर होता। तो वो हम ही तो कर रहे हैं ना ड्रॉ, अपनी सहूलियत के लिए, कि हम देखेंगे भाई जो है आइसोथर्म क्या जा रहा है इसका, ये चीज है। तो जितने भी पहाड़, प्लेट्यू जितने भी हैं, उनको सी लेवल पे हम मेजर करेंगे, समझ में आ गया? और देखेंगे सी लेवल पे क्या टेम्परेचर होता है उसका ये चीज, तब हम आइसोथर्म ड्रॉ करेंगे। इज इट क्लियर? लिखिए लिखिए अच्छा, और ये आइसोथर्म क्या होता है, मीन मंथली टेम्परेचर देखते हैं उसमें। क्या वो देखते हैं, मीन मंथली, क्योंकि पूरे मंथ का है, उसका हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो लिखेंगे, फॉर मेजरिंग द आइसोथर्म, फॉर मेजरिंग द आइसोथर्म, the mean monthly temperature, the mean monthly temperature is recorded, but the places should be reduced to, but the places should be reduced to the sea level. समझ में आ गया? लिखेंगे thus the isotherm can be drawn, thus ऐसे लिखेंगे, thus the isotherm is an imaginary line, is an imaginary line which is drawn on a map, which is drawn on a map, and it represents, and it represents equal mean monthly, equal mean monthly temperature, but the places should be reduced to sea level, should be reduced to the sea level. should be reduced to the sea level. लिखेंगे, समताप रेखाएं वह रेखाएं होती हैं, वह रेखाएं होती हैं, रेखाओं से याद आया, रेखा कहाँ है आजकल ठीक है, वह रेखाएं होती हैं जो नक्शों पर, जो नक्शों पर औसत मासिक तापमान, औसत मासिक तापमान को दर्शाती है, लेकिन तापमान का मान, लेकिन तापमान का मान समुद्र तल से लिया जाता है, समुद्र तल से लिया जाता है। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? पक्का? अब हम चलेंगे नेक्स्ट, उस पे ह्यूमिडिटी, उसको हम बोलते हैं आर्द्रता। लिखेंगे हम ह्यूमिडिटी,
आर्द्रता, हाँ, लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the dampness or defined as the dampness or moisture in the air. It is defined as a dampness or moisture in the air. लिखेंगे हवा में कितनी नमी है, इसे आर्द्रता कहते हैं, इसे आर्द्रता कहते हैं। अब सुने, अब मान लेते हैं कि सपोज ये पानी है, अब क्या होगा, पानी जो है ये इवेपोरेट करेगा, पानी क्या करेगा, इसका इवेपोरेशन होगा, अब वाष्पीकरण होगा। अब जब इवेपोरेशन होगा तो ये जो है यहां पर मान लेते हैं कि तुम्हारे जो है हवा है, ये हवा है, ठीक है, ये हवा है। अब इस हवा में जो है तुम्हारे कितना मॉइस्चर है, तो ये ब्लू रंग से दिखा रहा हूं मैं इस तरह से, तो यहां पर ये कितना मॉइस्चर है ये दिखाएगा आर्द्रता। अच्छा, ये तो जो ब्लैक है, ये तो जो ब्लैक है, ठीक है, वो तो है पार्टिकल्स ऑफ एयर, पार्टिकल्स ऑफ एयर, और ऑब्वियसली बात है वो गैस फॉर्म में है, हवा गैस है। और यहां पर जो मैं तुम्हें ब्लू रंग के दिखा रहा हूं, ठीक है, वो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर, और ऑब्वियसली बात है वो भी किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? तो ये मतलब क्या होगा कि आर्द्रता मतलब क्या है, एक गैस दूसरी गैस में मिक्स हो रखी है, दोनों गैसेस में होंगे, समझ में आ गया, दोनों के दोनों गैसेस में है, तो उसको हम बोल देंगे ह्यूमिडिटी, और ये मिक्स हो रखी है, एक गैस दूसरी गैस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो क्योंकि वाटर वेपर भी क्या होता है, एक गैस होती है, तो इसलिए जो है हम देखेंगे ये मिक्सचर है तुम्हारा। मेरी बात तुमको समझ आ गई है, ठीक है। अब तुम उसको जो है कंडेंसेशन नहीं सोचोगे, संघनन वो नहीं है, एक गैस में दूसरी गैस मिक्स हो रखी, तो मतलब तुम देखोगे कि ऐसे करके तुम्हारा जो है ये पार्टिकल्स हैं हवा के, जो कि गैशियस फेज में है, गैशियस फेज में है, और हम देखेंगे कि वहां पर जो है, ठीक है, इधर ये हवा के पार्टिकल्स हैं, ये भी गैशियस फेज में है, तो ये दोनों दोनों जो है गैस का मिक्सचर है, गैसेस। तो यू कैन से इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब इस गैस में हम देखेंगे कि कितना मॉइस्चर है, वो होगा हमारा ह्यूमिडिटी। समझ में आ गया, राखी, ठीक है। कंडेंसेशन नहीं है, कंडेंसेशन होगा तो फिर तो वो लिक्विड होगी, समझ में आ गया। लेकिन ये क्या है, ये हमारा गैस गैस में मिक्स है। हाँ, टेम्परेचर अगर डाउन जाएगा तो कंडेंसेशन होगा, तो संघनन होगा, संघनन की प्रक्रिया होगी, बट अभी ये क्या है, गैस गैस में मिक्स है। समझ में आ गया। तो हम देखेंगे हवा में कितनी नमी है, इसको हम बोल देंगे आर्द्रता, या मतलब ह्यूमिडिटी बोल देंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है ना, उसको नोट कर लो, ठीक है। तो ये मिक्सचर है, गैस गैस का मिक्सचर है, ठीक है। कैसे डिफरेंट है बताऊंगा मैं तुमको।
अब लिखेंगे हम मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी। अच्छा तुम पहले लिख दो उसको। एक चीज हमें ध्यान रखना, वाटर वेपर क्या है? गैस है। और अगर मैं बोलूंगा वाटर तो लिक्विड है। मेरी बात मुझे समझ आ गई है? कंफ्यूज मत हो जाना इस पे। अब लिखेंगे हम मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी। मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी पहला एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता, ठीक है। देखें फॉर एग्जाम्पल, बस वैसे बना दिया मैंने, चलो इसको एक मिनट। ये मान लेते हैं क्यूब है, ठीक है, क्यूब है। इसकी जो लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया? 1 मीटर क्यूब, है ना? ठीक है, ये चीज है। या अगर मैं सीजीएस में ले रहा हूं तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, ये हमारे जो है 1 मीटर क्यूब की हवा है, हवा है। अब हम देखेंगे कि इसमें इसमें जो है इस डब्बे में, वैसे तो बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन हम देखेंगे इस डब्बे में, ठीक है, कितना जो है ग्राम ऑफ मॉइस्चर है। मतलब ये क्या है? दिस इज मॉइस्चर और यू कैन से वाटर वेपर। अब ध्यान देना, यहां पर हम देखेंगे कि कितने ग्राम है क्या मॉइस्चर 1 मीटर क्यूब की हवा में। तो उसको हम बोल देंगे निरपेक्ष आर्द्रता। समझ में आ गया? लिखेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, it is the actual amount of water vapor. It is the actual amount of water vapor present in the air, and it is measured in grams per meter क्यूब, ठीक है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, बातें नहीं, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम्स पर मीटर क्यूब या ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, या हम ये भी कह सकते हैं कि ग्राम्स पर क्यूबिक इंच, है ना, इंच में मेजर करते हैं, तो ये भी कह सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये था हमारा निरपेक्ष आर्द्रता, ठीक है। ये अब लिखेंगे सेकंड, हाँ हाँ हाँ, लिखेंगे लिखिए हवा में, लिखेंगे हवा में वाष्प कितना उपस्थित है, यह निरपेक्ष आर्द्रता कहलाता है। इसका मापन ग्राम पर मीटर क्यूब में किया जाता है, ठीक है। समझ आ रहा है? राखी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही?
नेक्स्ट दूसरा है तुम्हारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसको बोलते हैं हम सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है। अब सुने, अब गौर से देखेंगे, अब पहले सुन लेंगे, लिखेंगे नहीं। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे 14 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, गौर से देखना। फॉर एग्जाम्पल 14 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस पर जो है एक वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, मैक्सिमम कितना मॉइस्चर होल्ड कर सकता है, और प्रेजेंटली अभी उसने कितना मॉइस्चर होल्ड किया है। समझ आ गया, ठीक है। कि जैसे मैं ये कहूं कि तुम जो है आज के दिन तुम कितनी पूरी खा सकते हो, तो तुमने कहा कि मैं 30 पूरी खा सकती हूँ सर, और मैंने कहा अभी तुमने कितनी खाई है, तुमने कहा सर अभी मैंने जो है 12 पूरी खाई है। तो सापेक्ष, समझ आ गया कि मैक्सिमम कितना और अभी प्रेजेंटली कितना। तो मैक्सिमम तुम 30 पूरी खा सकती हो और अभी तुमने 12 पूरी खाई है। समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। और ध्यान देना क्या होगा, जैसे जैसे करके टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो एयर जो है क्या होगी, और भूखी होती चली जाएगी, वो और ज्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी। तो मतलब टेम्परेचर ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, उसकी तुम्हारी पूरी खाने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। समझ में आ गया। हवा जितनी सूखी गर्म होगी तो क्या करेगी, सूखी एक्सपैंड करेगी, गर्म होगी तो एक्सपैंड करेगी। तो हम देखेंगे कि वो जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मैक्सिमम कितना मॉइस्चर होल्ड कर सकती है, और अभी उसने प्रेजेंटली कितना मॉइस्चर होल्ड किया है। लेकिन ध्यान देना, कोई पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। समझ में आ गया। इसका मतलब अगर जो है 14 डिग्री सेल्सियस पर मान लेते हैं कि एयर ने जो है तुम्हारा मैक्सिमम 30 ग्राम होल्ड कर सकती है, और अभी उसने कितना होल्ड किया हुआ है, अभी मान लेते हैं उसने 12 ग्राम होल्ड किया हुआ है, ठीक। अब क्या होगा, मान लेते हैं कि मैं जो है एयर को 50 डिग्री की हवा हो गई, अब जो है उसकी मॉइस्ट मतलब मैक्सिमम मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी मान लेते हैं तुम्हारी 75 ग्राम है, कैपेसिटी बढ़ गई, और हम देखेंगे अभी उसने 50 ग्राम होल्ड किया है। समझ आ गया। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसकी जो है एयर की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। तो दैट इज योर सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और इसका मेजरमेंट किसमें होगा, इसकी कौन सी यूनिट होगी, इसकी यूनिट बताओ। यूनिट कोई होगी नहीं, क्योंकि इट्स अ रेशियो, क्योंकि ग्राम ग्राम कट जाएगा। समझ में आ गया, सिंपल। 12 पूड़ी 30 पूड़ी, पूड़ी पूड़ी कैंसिल। समझ में आ गया। या फिर उसको हम क्या कह सकते हैं, अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसको हम सिंपल सी बात है परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो हम क्या बोल देंगे, इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, या फिर और फ्रैक्शन में क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन से अच्छा जो है क्या हो जाता है, परसेंटेज हो जाता है। इतना समझ में आ गया। तो लिखेंगे इस पर, लिखिए। अच्छा, और एक्चुअल में हम क्या करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में ही मेजर करते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मेजर नहीं होता। इसको हम बोल देते हैं RH। क्या बोल देते हैं, RH, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। लिखें, इट इज द रेशियो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इट इज अ रेशियो बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट, इट इज अ रेशियो बिटवीन द एक्ट। अच्छा, जब मैंने बोला रेशियो तो मतलब, रेशियो का मतलब क्या हुआ, कोई यूनिट नहीं होगी, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इट इज अ रेशियो बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर
actual amount of water vapor and the total amount the air can hold, yes लिखो, क्या लिखा, and the total amount of moisture the air can hold at a particular temperature, the air can hold at a particular temperature, लिखेंगे it has no unit as it is a ratio, लिखेंगे and it is expressed in percentage, देखिए सापेक्ष आर्द्रता किसी विशिष्ट तापमान पर लिखेंगे एक हवा अधिकतम कितनी वाष्प ग्रहण कर सकती है, एक मिनट रेशियो है ना, क्या लिखा है, एक किसी विशिष्ट तापमान पर लिखेंगे एक हवा, लिखेंगे नहीं ऐसे एक नहीं, हवा लिखेंगे हवा ने कितना वाष्प धारण किया है और वह अधिकतम कितना वाष्प ग्रहण कर सकती है, लिखेंगे इसे सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, इन दोनों का अनुपात ही सापेक्ष आर्द्रता कहलाता है। देखेंगे इसकी इकाई है, हाँ बिल्कुल ठीक है, लिख देंगे, इसकी कोई इकाई नहीं होती है क्योंकि ये एक अनुपात है, लेकिन इसका मापन प्रतिशत में किया जाता है। सुने, इसमें लिखेंगे आगे, इसी के आगे लिखेंगे इट शुड बी नोटेड दैट if the temperature of the air increases, then the moisture holding capacity of the air also increases and vice versa। ठीक है, and vice versa लिखेंगे, यह ध्यान देने योग्य बात है, and vice versa यह ध्यान देने योग्य बात है कि अगर किसी हवा का तापमान बढ़ा दिया जाता है, किसी हवा का तापमान बढ़ा दिया जाता है, तो उस हवा की वाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। It means that the temperature of a gas is directly proportional to its moisture holding capacity। ठीक है, लिखेंगे इसका मतलब यह है कि हवा का तापमान हवा के वाष्प ग्रहण करने की क्षमता के क्रमानुपाती है।
क्रमानुपाती है। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? ठीक है भाई, इसी के आगे चलेंगे अब। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी का ही है। अब देखें, इसी का ही सब टॉपिक, ह्यूमिडिटी का सब टॉपिक है। लिखेंगे ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट ओसांक, ओसांक ड्यू पॉइंट। देखें भाई, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अगर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी 30 ग्राम थी और अभी उसने 15 ग्राम होल्ड किया है, तो ये इसका क्या हो गया? रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये जो है बढ़ते बढ़ते तुम्हारा इससे ऐसे करते करते 30 हो गया, 30/30 हो गया, इसका मतलब 1 और 100% हो जाएगा। तुमने जितनी पूरी खानी थी उतनी खा ली, तो तुम्हारा पेट पूरा भर गया। समझ आ गया? तो अब हम देखेंगे कि जहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% और 1 पहुंचेगी, लेकिन ध्यान देना किस तापमान पर, किस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पहुंचेगी उसको हम बोलेंगे ड्यू पॉइंट। समझ आए? सो द टेम्परेचर एट विच द एयर इज फुली सैचुरेट। सुनो, जिस तापमान पर हवा फुली सैचुरेट है, उसका पेट पूरा भर गया है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? ड्यू पॉइंट। और इसका मेजरमेंट कैसे होगा? यूनिट क्या होगी इसकी? टेम्परेचर यूनिट क्या होती है? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। बस क्या बोल रहा हूं मैं, जिस टेम्परेचर पर एयर फुली सैचुरेट हो गई उसको हम क्या बोल देंगे? ड्यू पॉइंट बोल देंगे। तो लिखेंगे द टेम्परेचर एट विच the air is fully saturated is termed as dew point, is known as dew point। हिंदी में क्या लिखा तुमने? जिस तापमान पर हवा हाँ पूर्ण रूप से संतृप्त हो जाती है। लिखेंगे इट इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। इट इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। मेरी बात तुमको समझ आ गई है? ठीक है, अब सुने, अगर मान लेते हैं कि 3 डिग्री सेल्सियस की एक एयर है, ठीक है, या देखो, और अगर एक 50 डिग्री सेल्सियस की एयर है, तो किसमें ड्यू पॉइंट पहले आएगा? है? मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है? एक 3 डिग्री सेल्सियस की हवा है और एक तुम्हारा क्या है? 50 डिग्री सेल्सियस की हवा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि, या तुम ऐसे बोलो कि सिंपल सी बात है, किस हवा का पेट जल्दी भरेगा? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो तुम्हारी पूरी खाने की क्षमता बढ़ जाएगी, घटाएंगे तो अब मान लेते हैं 3 डिग्री सेल्सियस पे जो हवा थी वो तुम्हारी जो है 1 ग्राम मॉइस्चर होल्ड कर सकती थी, तो तुरंत 1 ग्राम मॉइस्चर आया, क्या हुआ? ड्यू पॉइंट आ गया। मतलब समझ में आ गया? तो हम देखेंगे तुरंत जो है RH कितना हो गया? 100% हो गया। इसका मतलब ध्यान देना, जो हवा ठंडी होती है उसका ड्यू पॉइंट पहले आ जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये चीज ठीक। सो अब मुझे बता, अच्छा, और जैसे ही क्या हो जाएगा, RH 100% पहुंचेगा, ठीक है ना, मतलब अब क्या फर्दर वो मॉइस्चर होल्ड कर सकती है? नहीं कर सकती। अगर होल्ड करेगा भी तो वो जितना भी है वो सबका सब नीचे आके बरस जाएगा, और उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। क्या बोल देंगे? प्रेसिपिटेशन, वर्षण। इसका मतलब बारिश तब होगी जब तुम्हारा वो हवा ड्यू पॉइंट पे पहुंचेगी। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक, तो ड्यू पॉइंट पे जब पहुंचेगी तो बारिश हो जाएगी। अब जैसे मान लेते हैं कि इस समय, फॉर एग्जाम्पल, इस समय की हवा है, मान लेते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है?
कुछ मॉइस्चर होगा इसमें, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर हम मानते हैं कि जो है इस हवा का जो ड्यू पॉइंट है, समझ आ गया, जितना भी मॉइस्चर होगा, अगर मान लेते हैं इसका ड्यू पॉइंट तुम्हारा जो है 7 डिग्री सेल्सियस है, कितना है 7 डिग्री सेल्सियस, ठीक ठीक है। अगर मैंने कहा 7 डिग्री सेल्सियस ड्यू पॉइंट है, इसके अंदर 7 डिग्री पर आकर के फुली सैचुरेट हो जाएगी। तो मतलब अगर मैं 37 डिग्री के टेम्परेचर पर अगर जो है इसको कम करने लगूं, करते 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 7 डिग्री जैसे ही पहुंचेगा तो तुम्हारा यहां पर बारिश की बूंदें दिखाई देंगी तुमको। मेरी बात समझ आ गई? तो हम बोलेंगे ड्यू पॉइंट इतना है। तो इस कमरे में सुनो, जितनी भी मॉइस्चर होगा, समझ आ गया, जितना भी होगा इस समय, तो हम देखेंगे टेम्परेचर इतना है। तो अगर मैं इसको कम करता चलूं और इस हवा का ड्यू पॉइंट 7 डिग्री सेल्सियस है, तो 7 डिग्री करते 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 मतलब क्या हो जाएगा, तुरंत जो है बारिश हो जाएगी। इज इट क्लियर? ये चीज। और अच्छा, तुम देखोगे कि तुमने देखा होगा सुबह सुबह 4-5 बजे तुम जब जो है सुबह निकलते हो, घास पे चलते हो, तो ओस की बूंदें पड़ रहती है, समझ आ गया? क्या तुम दिन के 12-1 बजे देखते हो ओस की बूंदें? सुबह देखते हो? क्योंकि सुबह जो है बताया था ना, आसमान अगर साफ है तो मिनिमम टेम्परेचर कब जाता है? सुबह के 5 बजे जाता है। तो 5 बजे इतना टेम्परेचर है कि हवा अगर उतने पे पहुंची, वो क्या हो जाएगी, ड्यू पॉइंट पे आ जाएगी, ड्यू पॉइंट पे आएगी और हम देखेंगे प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो वो जो ओस की बूंदें तुम्हें सुबह सुबह दिखाई देंगी, वो क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर कम है, उस पॉइंट पे पहुंच गया तो ओस है। समझ आ गया? ठीक है, इज इट क्लियर? और अगर मैं कह रहा हूं कि ओसांक, ओस, ड्यू, ड्यू ये क्या है, सॉलिड है कि लिक्विड है? लिक्विड है, बिल्कुल सही। अब ध्यान देना, यहां पर हो रहा है संघनन प्रक्रिया, कंडेंसेशन। मेरी बात समझ आ गई? अब ये गैस नहीं है, पानी की बूंदें दिखाई दे रही ना तुम्हें, वो क्या है, इट इज अ लिक्विड। तो हम बोलेंगे कि कंडेंसेशन हो जाएगा किस पॉइंट पर, ओसांक पर, ड्यू पॉइंट पर। और कंडेंसेशन क्या है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना। इतना समझ आ गया? तो अगर मैं टेम्परेचर यहां पर 60 डिग्री करूं, समझ आ गया, तो तुम देखोगे धीरे धीरे करते करते यहां पर कोहरा छा जाएगा। इसका मतलब हवा में जो गैस थी वो तुम्हारी अभी इतनी छोटी है और वो बूंदे हैं बेसिकली, लेकिन अगर बहुत छोटी बूंदे हवा में तैर रही हैं तो हम बोलेंगे उसको कोहरा, फॉग, मिस्ट। और अगर ठीक है काफी बड़ी हो गई तो वो नीचे आ जाएंगी, समझ में आ गया, तो हमें दिखाई देंगी। तो बेसिकली फॉग या मिस्ट जो होता है, कोहरा, वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म है। इसका मतलब कंडेंसेशन हो गया है। अब तुमने देखा होगा ठंडियों में कोहरा छाता है, क्यों छा रहा है ठंडियों में कोहरा? तो ठंडी हवा का ड्यू पॉइंट जल्दी आ जाएगा। तो हुआ क्या, कभी तुमने देखा होगा जैसे हरिद्वार में कोहरा रहता है खतरनाक, ठीक है, यूपी में कोहरा रहता है। अब क्यों ऐसा रहता है? क्योंकि जो है नदी बह रही है। अब नदी होगी तो उसके आसपास तो मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। अब क्या होता है कि हवा का टेम्परेचर गिर गया तो हम देखेंगे कोहरा छा जाएगा। तो कोहरा छाने के लिए पहले तुम्हें मॉइस्चर तो चाहिए, और मॉइस्चर कहां से आ रहा है, वाटर सोर्स से आ रहा है, या तो कोई झील है या तुम्हारा नदी है, तो तुम देखना वहां पर घना कोहरा छा जाएगा। अगर वहां नदी नहीं होती तो नहीं छाता। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। अब जहां भी तुम देखोगे रिवर वैली है, नदी की घाटियां हैं, चाहे पहाड़ों में भी है, समझ में आ गया। जब तुम पौड़ी से देखोगे नीचे श्रीनगर नदी बह रही है, तो ठंडियों में तुम देखो ना एकदम बिल्कुल कोहरा छाया रहता है, तुम्हें लगता है कि बादल है, क्योंकि मॉइस्चर सोर्स है। हवा टेम्परेचर कम हो गया तो वो चीज हो गई। इज इट क्लियर? तो समझ आ रहा है? ठीक है। अच्छा, हवा जितनी गर्म होगी उतना ज्यादा मॉइस्चर स्टोर्ड होगा, और अगर ड्यू पॉइंट आया तो मतलब जो है प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगी कम होगा? देखो, एक हवा 3 डिग्री सेल्सियस पे है, समझ आ गया, और वो उसका जो है क्या हो गया, तो वो ड्यू पॉइंट पे आ गई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, तो बारिश हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है ना।
और एक हवा जो है तुम्हारी 40-45 डिग्री सेल्सियस पर है। समझ आ गया। अब दोनों का जब ड्यू पॉइंट आएगा तो कहां पर ज्यादा बारिश देखी जाएगी? 50 पे या 50-40 जो भी है। क्यों? क्योंकि ज्यादा मॉइस्चर होल्ड कर रही है। मेरी बात समझ गई? तो ठंडी हवा है वो कम मॉइस्चर होल्ड कर सकती है। समझ आ गया? तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना, बादल फटने का फिनोमेना जो है बढ़ रहा है उत्तराखंड में। क्यों बढ़ रहा है? पहले होता था लेकिन अब ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, पहाड़ों में भी गर्मी हो गई है। अब क्या होता है कि जो है टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा बढ़ा, और रिवर वैली है ही, नदी घाटी है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो है मॉइस्चर बन रहा है बन रहा है बन रहा है बन रहा है। और क्या हुआ? वो तो मॉइस्चर और गैस मतलब एयर की मिक्स है, तो तुम्हें हमें तो मौसम एकदम साफ लग रहा है। और अब मान लेते हैं कि इस तरह से पहाड़ियां हैं। इज इट क्लियर? अब क्या हुआ कि पहाड़ियां हैं, यहां पर मॉइस्चर बना। अब क्या होगा? वो मॉइस्चर ऊपर गया, ज्यादा मॉइस्चर क्या होगा? जैसे ऊपर गया हल्का सा ठंडा हुआ तो हम देखेंगे अचानक बादल बनेंगे और ये एकदम से प्रेसिपिटेट कर जाएगा। और होता क्या है कि अगर मान लेते हैं कि सब कोई बादल है, अगर मान लेते उसको जो है बाहर निकलने का मौका लगे तो ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कंडीशन ऐसी बनी यहां से पहाड़ उधर से पहाड़ वो घिर गया, तो मॉइस्चर इधर उधर डिसिपेट नहीं करेगा, वो वहीं इकट्ठा होता रहा। और अचानक जो है फॉर एग्जाम्पल रात को टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, हो जाता है, ड्यू पॉइंट आया, सारा का सारा पानी एक साथ बरस जाएगा। उसको हम क्या बोल देंगे? क्लाउड बर्स्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना बढ़ेगा, और हम देख रहे हैं बढ़ रहा है। समझ आ गया? पहाड़ों में फैन चल रहे हैं, समझ आ गया? कई जगह पंखे चल रहे हैं। और दिक्कत क्या होती है कि अगर मान लेते हैं पहाड़ों में आग लग गई, टेम्परेचर और बढ़ गया, मेरी बात समझ गई? और बढ़ गया तो मतलब क्या है? अब जैसे कि रिवर वैली है, सारी जितनी तुम पढ़ रहे हो, अलकनंदा जितना भी है, मॉइस्चर बढ़ रहा है, तो क्या होता है? अच्छा सपोज टिहरी डैम है। अब टिहरी डैम में कितना बड़ा मॉइस्चर सोर्स है, मेरी बात समझ गई? कितनी बड़ी झील है वो। तो वो क्या होता है हम देखेंगे, अब वो मान लेते हैं मॉइस्चर इधर उधर गया तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा? पहाड़ों के बीच में गिर गया और वो क्या कर देगा? क्लाउड बर्स्ट कर देगा। मेरी बात तुमको समझ में आ रही है? तो क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना जो है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ देखा जाता है। समझ में आ गया? पहले होता था लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कम थी, अब ज्यादा है। समझ में आ गया? तो तुमसे पूछा जाएगा कि जो है क्लाइमेटिक चेंज से, जलवायु परिवर्तन से पहाड़ों में जो है क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना ज्यादा देखा जा रहा है, उस पर तुम कमेंट करो। तुम कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना? तुम क्या बोलोगे? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। समझा गया? टेम्परेचर बढ़ता है। अच्छा, और प्लस टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाता है कि जंगलों में ऑटोमेटिकली आग लग जाती है। मुझे बात समझ गई? जैसे तुमने जो है कभी खाना बनाया होगा, खाना बनाया कभी तुम लोगों ने, ठीक है? तो तुमने जो है तुमने कढ़ाई पर तेल डाला और जो है तुमने फोन बात करने लगे, तो करते 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 तेल गर्म हुआ हुआ हुआ, अचानक वो तेल आग पकड़ लेता है, तो बोलते अरे भाई जो हो गया, आग पकड़ लेगा नहीं पकड़ लेगा? जैसे ही उसका स्मोक पॉइंट आएगा वो बर्न हो जाएगा, वो आग पकड़ लेता है। ठीक है? सिमिलरली हम देखते हैं पेड़ों में भी ऑयल होता है। जनरली हम ऑयल कहाँ से कंज्यूम करते हैं? वेजिटेबल ऑयल से, वनस्पति। समझ में आ गया? तो पेड़ों में भी ऑयल है। तो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो है वो अगर स्मोक पॉइंट आ गया तो वो ऑयल पेड़ों के अंदर ही बर्न हो जाता है और हम देखते हैं पेड़ों में आग लग गई। कुछ तो इंसान शरारती तत्वों द्वारा भी लगाई जाती है। समझ में आ गया? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी लगाता है, लेकिन हम देखते हैं कि नेचुरल तरीके से भी आग लगती है। अब वो कब लगेगी? टेम्परेचर बढ़ रहा है, स्मोक पॉइंट आया और वो आग पकड़ लेता है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये चीज। अच्छा, आग पकड़ ली, टेम्परेचर और बढ़ेगा, इवेपोरेशन और बढ़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो गर्मी ने क्या कर दिया? पेड़ों में आग लगा दी, उस टेम्परेचर और बढ़ गया, इवेपोरेशन और बढ़ा, तो हम देखेंगे एयर की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी और बढ़ गई। तो अब वो सब का सब जब एक जगह कंसंट्रेट होके प्रेसिपिटेट करेगा तो वो क्लाउड बर्स्ट तो कहलाएगा। मेरी बात मुझे समझ में आ रही? ये चीज, इज इट क्लियर? ये है। तो ये था हमारा क्या? ड्यू पॉइंट ओसांक। समझ आ गया? ठीक है। या तुम ये कह सकते हो कि ड्यू पॉइंट वो फिनोमेना है जिसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% पहुंच जाती है। देखेंगे, इट इज अ टेम्परेचर एट विच
the relative humidity becomes 100%. Relative humidity becomes 100%. अच्छा, उत्तराखंड में ज्यादा आग लग रही है जंगलों में। होता क्या है कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो ऐसे टेम्परेचर के लिए बने होते हैं। मतलब जो है वो कुछ पेड़ ऐसे होंगे, जैसे तुम्हारे होते हैं मेडिटेरियन फॉरेस्ट। तो मेडिटेरियन रीजन के जो फॉरेस्ट होंगे ना, वो ऐसे होंगे तुम्हारे कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो उसको रेजिस्ट करेंगे। क्योंकि मेडिटेरियन रीजन में क्या होता है कि गर्मियों में, ठीक है, वहां सूखा रहता है। समझ में आ गया? पूरी दुनिया में एक ही जगह है जहां पर गर्मियों में सूखा रहता है, और वो तुम्हारा मेडिटेरियन रीजन, भूमध्य सागर के आसपास। इटली, लीबिया, इजराइल, लेबनान, सीरिया, समझ में आ गया, फ्रांस, पोर्चुगल, ठीक है, स्पेन, ये सब जो है, यहाँ पर क्या होता है, गर्मियों में क्या होता है, सूखा पड़ जाएगा और टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन वहां के पेड़ इस तरह से जो है डिजाइन है कि वो फॉरेस्ट फायर नहीं लगने देंगे। मेरी बात तुमको समझ में आ रही है? ये चीज। बट अगर हम देखेंगे कि अगर वो चीज, अच्छा वो चीज यहाँ तो हो नहीं सकती, तो क्या होता है कि यहाँ पर जो है, जो पेड़ हैं, इनका स्मोक पॉइंट तुरंत पहुंच जाता है। जरा सा हुआ नहीं, वो तुरंत। मेडिटेरियन रीजन में तो वो पेड़ इसलिए बने हुए हैं कि भाई आग ना लग पाए। मेरी बात मुझे समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ तो क्या होता है, गर्मियों में बारिश होती है। वहां गर्मियों में मतलब जैसे मार्च आया, मार्च के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, वहां सूखा, बल्कि पानी की किल्लत भी होती है वहां पर। अब तो ज्यादा देखी जा रही है, ठीक है ना, क्लाइमेटिक चेंज से। तो वहां पर पेड़ों में आग नहीं लगती है। ऐसा नहीं है, लगने के लग जाती है अगर बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन वो पेड़ उस तरह से डिजाइन होते हैं। इवोल्यूशन ने उनको ऐसा बना दिया है कि वो आग को रेजिस्ट करेंगे। बट वो चीज यहाँ नहीं हो सकती ना, उत्तराखंड में, इंडिया के जो है जंगलों में तो नहीं हो सकती। क्योंकि हमारे जंगल तो क्या है, उनको पता है कि भैया मई के बाद मानसून आना है, तो उस हिसाब से उनका एवोल्यूशन हुआ है। समझ आ गया? और अगर मानसून लेट आएगा तो फॉरेस्ट फाइल बढ़ जाएगी, फॉरेस्ट फाइल बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है, क्लाउड बस्ट बढ़ना ही बढ़ना है। समझ आ रहा है ईशानी? इज इट क्लियर? तो भैया आज के लिए इतना ही, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे।